हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिसी बाजार आईपीओ। तो पॉलिसी बाजार आईपीओ का बिजनेस क्या है और ये क्या क्या टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स लिया है और ये कंपनी पिछले 3 साल से क्यों लॉस में चल रहा है और क्या इसका आईपीओ प्राइस ओवर प्राइस्ड है और ये आईपीओ आप अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी का बिजनेस क्या है, जो तो पॉलिसी बाजार और जो पैसा बाजार दो है पीबी फिनटेक का, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। किसके लिए? ना इंश्योरेंस के लिए और लेंडिंग प्रोडक्ट जैसे कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन, ये सब हो गया उसके लिए। और ये बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड है और ये कन्वीनियंट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस जो खरीदता है उनके लिए या फिर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए। और लोगों के बीच में अवेयरनेस भी फैलाते हैं। अगर कोई फैमिली में एक ही अर्निंग कर रहा है और इसका डेथ हो गया या फिर डिजीज या कुछ डैमेज हो गया तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है फैमिली में। और ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कंज्यूमर सेंट्रिक इनका अप्रोच है, इसमें जो बहुत सारा जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनका इंश्योरेंस प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर कंपेयर कर सकता है और उसका प्रीमियम वगैरह सब कंपेयर करके एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सकता है। तो जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप आईपीओ अप्लाई करने से पहले एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा आईपीओ अच्छा है, अवॉइड करना चाहिए या फिर अप्लाई करना चाहिए। तो ये लोग और भी क्या करते हैं, इनके पास जो डाटा रहता है जैसे कि कितना कौन सा इंश्योरेंस प्रोडक्ट का कितना सेल हो रहा है, कौन सा फीचर ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, तो ये डाटा भी ये इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करते हैं ताकि कंज्यूमर के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी भी अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से इंडिया में 7.6 ट्रिलियन मतलब 7,60,000 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम मार्केट है और ये इंडस्ट्री 7.8% CAGR में ग्रो करके 2030 तक, फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 39 ट्रिलियन रुपीस मतलब 39 लाख करोड़ का मार्केट बनने वाला है। और इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस है 8.8% CAGR में ग्रो करने वाला है, हेल्थ इंश्योरेंस है 15.3% CAGR में ग्रो करने वाला है और उधर जो जनरल इंश्योरेंस है वो 13.5% CAGR में ग्रो करने वाला है। और जब हम ग्लोबल मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे, इंडिया में इंश्योरेंस बहुत कम लोग लेते हैं, ये हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है और बहुत कम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। तो इंडिया का जो मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप होता है ये भी 83% है, ये 2019 का डाटा के हिसाब से, और वन ऑफ द हाईएस्ट है ये। तो फिर ये मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप क्या है? फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए और उसको इंश्योरेंस करना चाहिए, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन उसको चाहिए 1 लाख का, लेकिन वो 50,000 का इंश्योरेंस किया है, तो इसका मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप कितना हो गया? 50,000। अगर ऑल ओवर इंडिया में 100 ट्रिलियन रुपीस का इंश्योरेंस कवर चाहिए तो लोग क्या है, ओनली 17% लोग ही इंश्योरेंस किए हैं। तो ये 83% जो है मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप हो गया। तो चलिए देखते हैं कंपनी का प्रोमोटर कौन है और जो कंपनी फंड रेज कर रहा है वो कहाँ खर्चा करेगा। तो ये एक प्रोफेशनली मैनेज्ड बिजनेस है। बिजनेस दो टाइप का होता है, एक फैमिली ओन्ड बिजनेस और एक प्रोफेशनली रन बिजनेस। फैमिली ओन्ड में क्या होता है, एक ही फैमिली का लोग जो होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहते हैं और सीईओ भी उनका फैमिली से भी हो सकता है। लेकिन प्रोफेशनली रन बिजनेस में ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और जो सीईओ होता है ये अपॉइंटेड रहते हैं, ये एक एम्प्लॉय की तरह होता है कंपनी में। तो ये एक प्रोफेशनली रन बिजनेस, इसीलिए कोई प्रोमोटर नहीं है। और कंपनी जो फंड रेज कर रहा है ये कहाँ खर्चा करेगा? ये जो पैसा बाजार और पॉलिसी बाजार, इनका जो ब्रांड है उसका जो ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड को एनहांस करने के लिए
ये 1500 करोड़ खर्चा करने वाला है। और जो ग्रोथ करने के लिए कंज्यूमर का ग्रोथ बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए 375 करोड़ खर्चा करने वाले हैं। और कुछ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन के लिए 600 करोड़ खर्चा करने वाले हैं। और जो इनका जो प्रेजेंस आउटसाइड इंडिया में भी ग्रो करने के लिए ये 375 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। और कुछ पैसा जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में खर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक सब फैक्टर्स क्या है जो कि ये कंपनी का ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। तो इंडिया का जो जीडीपी है 2015 से 19 के बीच में 7% CAGR में ग्रो कर रहा है। और ये कोविड-19 पैंडेमिक के लिए थोड़ा डाउन आया था, लेकिन 2021 में ये 9.5% CAGR में ग्रो करेगा। और 2022 में जीडीपी जो ग्रो करेगा 8.5, ये IMF का एस्टिमेशन के हिसाब से। और जीडीपी अभी करंट जो कितना है 196 ट्रिलियन रुपीस है। और 2025 तक प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 8.7 ऑन एन एवरेज 8.7 CAGR में ग्रो करके 362 ट्रिलियन रुपीस हो जाएगा। और 2030 तक ये ग्रो करके 452 ट्रिलियन रुपीस हो जाएगा। तो देखते हैं इंडिया का जो वर्किंग पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है और अर्बनाइजेशन, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं वो लोग, उनका थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं और इंश्योरेंस और जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उनके बारे में उसका ज़्यादा नॉलेज होता है। तो वो लोग कितना वर्किंग पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है या फिर अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा है, ये इम्पैक्ट करता है कंपनी का ग्रोथ में। तो अभी देख सकते हैं कि इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है 54% है। और चाइना और यूएसए में ये कंपेयर करेंगे तो यूएसए में 52% है, चाइना में 59% है। ये टोटल पॉपुलेशन का ये वर्किंग पॉपुलेशन है। और अर्बनाइजेशन देखेंगे तो 2015 में ये 30% था इंडिया में, और ये ग्रो करके 2020 तक 35% हुआ है। और 2025 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अर्बनाइजेशन इंडिया में ग्रो करके 37% हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन का। तो चलिए देखते हैं ऑनलाइन कंज्यूमर ट्रेंड्स कैसा है इंडिया में, क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो ये भी इम्पैक्ट करता है कि कितना लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कितने लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और कितने लोग वॉलेट से पे कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2020 में इंटरनेट यूज करने वाले लोग 45% है, स्मार्टफोन 39% है, और पेमेंट जो वॉलेट से कर रहे हैं ये 14% ओनली है, और जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं ये 14% है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक इंटरनेट ग्रो करके 75% पॉपुलेशन यूज करते होंगे, और स्मार्टफोन 72% लोगों के पास होगा, और जो वॉलेट से पे करने वाले लोग 38% बन जाएंगे, और ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग 36% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। और अगर आप ये यूएसए और चाइना में कंपेयर करेंगे तो चाइना में ऑलरेडी 65% लोग ऑलरेडी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जबकि यूएसए में 90%। और स्मार्टफोन यूज करने वाले लोग चाइना में 63% है तो यूएसए में 82%, और वॉलेट से पे करने वाले लोग चाइना में 59% है तो यूएसए में 28%, और ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग चाइना में 54% है तो यूएस में 77%। तो अभी देखते हैं क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जो कि कंपनी का ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। तो कि इंडिया स्टेक जो है ये गवर्नमेंट एक डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके, जिसमें कि भारत बिल पे और आधार बेस्ड ई पेमेंट सिस्टम को गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना ये तो आपको पता होगा, ये 2015 में शुरू हुआ था, और इसके तहत जो बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट खुला था, तो बहुत सारे लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए थे। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके अंतर्गत जो ये भी 2015 से शुरू हुआ था, और जो SMEC है मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो है, इनको ये स्कीम के अंदर लोन मिलता था। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें क्या है,
इसमें 2 लाख तक जो इंश्योरेंस कवर होता था 330 रुपीज़ पर मंथ पे करके 18 से 50 एज ग्रुप वाले के लिए। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको बोलते हैं PMJ, तो ये सब जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है ये कंपनी का ग्रोथ में सपोर्ट करने वाला है। और यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया का इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में। तो टोटल प्रीमियम के हिसाब से इंडिया का जो इंश्योरेंस मार्केट है इसका वैल्यू है 7,60,000 करोड़ रुपए, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 17.8% CAGR में ग्रो करके 2030 तक ये बन जाएगा 39 लाख करोड़ का मार्केट। और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर अभी के लिए लाइफ इंश्योरेंस है जो कि 5,70,000 लाख करोड़ रुपए है। और इसके बाद जो आता है मोटर इंश्योरेंस, इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस और उधर आता है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इंडिया में जो GDP का परसेंटेज अगर हम देखें तो इंश्योरेंस, तो इंडिया में GDP का सिर्फ 25% ही लोग इंश्योरेंस प्रोटेक्ट किया है। और ये दूसरे डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि सिंगापुर, जापान, USA, मलेशिया, साउथ कोरिया में ये बहुत ज़्यादा है। उनका GDP का 270% इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है, US में 265% है और जापान में 252% है। तो ये कंपेयर कर सकते हैं। और चाइना में भी देखें तो ये 95% है जबकि इंडिया का 25% ओनली है। तो ये बहुत ही अंडर पेनेट्रेटेड मार्केट है, मतलब और भी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और ये आप देख सकते हैं कि मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप डाटा है। जैसे इंडिया में ये हाईएस्ट है, मतलब अगर 100 रुपीज़ का प्रोटेक्शन चाहिए इंश्योरेंस में तो इंडिया में सिर्फ 70 रुपीज़ का ही प्रोटेक्शन है। मतलब ये गैप जो है 83%, ये बहुत ज़्यादा है और ये हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट वर्ल्ड में। और दूसरे कंट्री में जैसे देख सकते हैं चाइना में ये 70% है और USA में ये ओनली 48% है। और इसमें आप देख सकते हैं इंडिया का जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है ये ग्लोबल में सबसे लो है, क्योंकि इंडिया में जो पर कैपिटा मतलब एक पर्सन के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 5.5 थाउजेंड ही गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। और ये USA में एक पर पर्सन ये 83, और USA में पर पर्सन 83,000 खर्चा हो रहा है, ब्राज़ील में 63,000 और चाइना का पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, फिर भी पर पॉपुलेशन ये लोग 37,000 खर्चा कर रहे हैं हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में। और आप देख सकते हैं कि 63% जो इंडिया का हेल्थ केयर स्पेंड है ये आउट ऑफ पॉकेट है, मतलब इंश्योरेंस से नहीं आता है। सिर्फ 37% जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है ये इंश्योरेंस से कवर होता है और बाकी जो 63% है वो आउट ऑफ पॉकेट आता है। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, US में ये 11% है और UK में 17% है। उसका कंपैरिजन में इंडिया में बहुत ज़्यादा है जो कि इंश्योरेंस से कवर नहीं होता है हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। और आप ये दे सकते हैं टोटल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस में ये 5,70,000 करोड़ है 2020 के हिसाब से, और ये 15.1% CAGR में ग्रो करके 2025 तक 11.5 लाख करोड़ होने वाला है और 2030 तक ये ग्रो करके 31.9 लाख करोड़ होने वाला है। और ये देख सकते हैं कि जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है इसका वैल्यू क्या है 2020 तक, ये 1,90,000 करोड़ के आसपास है और ये 2025 तक 11.7 CAGR में ग्रो करके 3.3 लाख करोड़ होने वाला है और 2030 तक ये 16.6% CAGR में ग्रो करके 7.1 ट्रिलियन रुपीस बनने वाला है। और ये आप देख सकते हैं कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट है इंडिया में। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे इंश्योरेंस मार्केट, क्योंकि पॉलिसी बाजार के पास दो टेक्नोलॉजिकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक है पॉलिसी बाजार और एक है पैसा बाजार। तो पॉलिसी बाजार जो है ये इंश्योरेंस के लिए एक प्लेटफॉर्म है और पैसा बाजार जो है ये जैसे कि क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए या फिर जो लेंडिंग हो गया जैसे कि क्रेडिट कार्ड, पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल लोन, ये सब के लिए ये पैसा बाजार वेबसाइट है। तो इसके लिए
हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इंडिया का जो क्रेडिट मार्केट है उसके बारे में भी डिस्कस करें। तो इंडिया का जो क्रेडिट मार्केट है 2020 तक ये 32 ट्रिलियन रुपीस है, 2025 तक 8.4% CAGR में ग्रो करके ये 49 ट्रिलियन रुपीस होने वाला है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये 78 ट्रिलियन रुपीस हो जाएगा 9.8% CAGR में ग्रो करके। और आप इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है होम लोन है, और इसमें जो 5.1 ट्रिलियन ही पर्सनल लोन है, 20.4% होम लोन है, और जो क्रेडिट कार्ड लोन है 1.4 है, अदर लोन से जो होता है 5.8 ट्रिलियन रुपीस है। और इंडिया में आप देख सकते हैं जो ये लैंडिंग मार्केट जो है इंडिया में सिर्फ 16.7% है टोटल नॉमिनल जीडीपी का, जबकि यूएस और चाइना के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यूएस में ये 79.2% है जीडीपी का, और चाइना का जीडीपी का जो लैंडिंग मार्केट है 55.6% है। तो इंडिया के पास और भी ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि लोग ज़्यादा और भी फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, तो ये जो लैंडिंग प्रोडक्ट ये सब है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इंडिया में आप देख सकते हैं जो पर्सनल लोन है 2020 में ये 3.6 ट्रिलियन रुपीस था, और 2025 तक ये 13.6% CAGR में ग्रो करके 6.8 ट्रिलियन रुपीस बनने वाला है, और 2030 तक 14.4% CAGR में ग्रो करके 13.3 ट्रिलियन रुपीस बनने वाला है। और ये क्रेडिट कार्ड का डाटा देख सकते हैं 2020 में 1 ट्रिलियन रुपीस है, और जो 2025 तक ये 28.5 CAGR में ग्रो करके 3.5 ट्रिलियन रुपीस होने वाला है, और 2030 तक 18% CAGR में ग्रो करके 8 ट्रिलियन रुपीस बनने वाला है क्रेडिट कार्ड का मार्केट। तो फ्रेंड्स चलिए बिजनेस के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। तो पॉलिसी बाजार जो है इनका जो फ्लैगशिप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था ये 2008 में लॉन्च किया था। और क्यों किया था, ये कंज्यूमर जो है जो लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं उनके बीच में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए और उनको एक चॉइस देने के लिए और प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते थे ताकि वो खुद चॉइस कर सकते हैं। और फ्रॉस्ट एंड सुलिवान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020 में पॉलिसी बाजार जो है इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस था, और इसका जो टोटल इंश्योरेंस पॉलिसी सेल हुआ था उसका 93.4% तो पॉलिसी बाजार से ही सेल हुआ था। और फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो डिजिटल इंश्योरेंस जितना भी सेल हुआ था वॉल्यूम के हिसाब से उसका 65.3% तो पॉलिसी बाजार से ही सेल हुआ था। और 2014 में जो पीबी फिनटेक कंपनी है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जो था पैसा बाजार। और ये क्यों किया, क्योंकि लोगों का जो पर्सनल क्रेडिट को जो एक्सेस है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मतलब लोग जो कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं वो प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए थे। और फ्रॉस्ट एंड सुलिवान के डाटा के हिसाब से पैसा बाजार जो है इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट प्लेस है, और इनका जो है जो क्रेडिट कार्ड और लोन डिस्बर्सल के हिसाब से ये 51.4% मार्केट शेयर है। और पैसा बाजार को क्रेडिट स्कोर जानने के लिए भी इस्तेमाल लोग बहुत करते हैं। और जो मार्च 2021 तक 21 मिलियन लोग जो है मतलब 2 करोड़ 15 लाख लोग जो है ये क्रेडिट स्कोर चेक किए थे इनका वेबसाइट में। और पॉलिसी बाजार जो है ये क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये टेक्नोलॉजी एनेबल्ड फास्टर सर्विस, मतलब इनका जो इंश्योरेंस सेल करते हैं बहुत ही कम ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, तो प्रोसेस भी फास्ट होता है और इजी कंपेयर कर सकते हैं। इनका वेबसाइट में जाके जो पॉलिसी डिफरेंट जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है उसको इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये सब मतलब कस्टमर को, कंज्यूमर जो होता है इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट खरीदते हैं इनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये डिस्क्लोज करते हैं, और जो इंश्योरेंस क्लेम के लिए जितना भी असिस्टेंट चाहिए ये प्रोवाइड करते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये जो क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस है पॉलिसी बाजार का, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021 तक है। टोटल प्रीमियम जो है 47.1 बिलियन है,
और टोटल जो सम एश्योर्ड है मतलब इंश्योरेंस जो है ये 7 ट्रिलियन रुपीस का है, और कुमुलेटिव पॉलिसी जितना सोल्ड किया है ये 19.2 मिलियन का है, और ट्रांजैक्टिंग कस्टमर कितने हैं 9.6 मिलियन कस्टमर है, और इंश्योरेंस पार्टनर कितने हैं 51 इंश्योरेंस कंपनीज पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कंपनी जो इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पैसा बाजार लॉन्च किया था ये क्यों किया था, और कस्टमर का क्या क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था। तो कंज्यूमर का ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और ये सब सॉल्व करने के लिए जो पीबी फिनटेक जो है पैसा बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया था। तो क्या क्या ये प्रॉब्लम्स है कंपेयर करने के लिए, जो कंज्यूमर जो है मल्टीपल ऑफर्स जो होता है क्रेडिट कार्ड रिलेटेड या फिर पर्सनल लोन रिलेटेड जो ऑफर्स होता है, और मल्टीपल जो लेंडर होता है जो प्रोवाइड करते हैं ये सब, उनके बीच कंपेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्ड किया था। और जो कंज्यूमर है उनके लिए कौन सा ऑफर सबसे बेस्ट है और कौन सा लेंडर बेस्ट है ये कंपेयर करके इनका वेबसाइट से जान सकते हैं। और ये सारे एलिजिबिलिटी रिलेटेड या कॉस्ट रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट जैसे कुछ नहीं रहता है। और लोगों का जो अवेयरनेस नहीं था क्रेडिट स्कोर रिलेटेड, उसको भी ये अवेयर करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए थे। और जो एक्सपर्ट एडवाइस या फिर कुछ एंड टू एंड असिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं था, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था ये सब फैसिलिटी में, ये भी रिजॉल्व करने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और जो होता है पेपर हेवी डॉक्यूमेंटेशन और हायर एप्लीकेशन प्रोसेस टाइम, क्योंकि जो ऑफलाइन प्रोसेस में होता है ये बहुत सारा पेपर वर्क भी होता है और प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम जो है ये ऐसा ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या है फास्ट प्रोसेस होता है। तो ये कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो ये एक कंज्यूमर फ्रेंडली ब्रांड है, और ये मतलब चॉइस देता है, ट्रांसपेरेंट भी रखता है और कन्वीनियंस वे देता है, मतलब इजीली कोई भी जो इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है इनका प्लेटफॉर्म में इजीली एक्सेस कर सकता है। और इनके पास जो अच्छा टेक्नोलॉजी है और डाटा इंटेलिजेंस स्टैक है, मतलब ये जो डाटा रखते हैं जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है ज़्यादा, ये सब डाटा जो है ये इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करके उनको जो कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसके हिसाब से उनका जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमाइज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। और एक कोलैबोरेटिव पार्टनर रहता है इंश्योरेंस और लैंडिंग पार्टनर के साथ, ये भी एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। और इनका स्ट्रांग नेटवर्क इफेक्ट रहता है, ये भी एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। और इनका जो एक हाई रिन्यूअल रेट होता है, मतलब इंश्योरेंस जो लोग ज़्यादा रिन्यूअल करते हैं इसमें से इनको एक विजिबिलिटी मिलता है कि फ्यूचर में जो बिजनेस है और भी कैसे ग्रो करता है, ये भी एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। और इकोनॉमी जो होता है, जो इकोनॉमी सेगमेंटेशन से जो बेनिफिट इनको मिलता है, क्योंकि हर तरह लोग जो आते हैं डिजिटल वे में अप्लाई करना चाहते हैं। और ये एक कैपिटल एफिशिएंट मॉडल है विथ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि ये सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ये अपना कोई इंश्योरेंस सेल नहीं करते हैं कुछ नहीं, तो ये एक कैपिटल एफिशिएंट मॉडल होता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत कम रहता है। और इनका जो ये मैनेजमेंट जो है फाउंडर बहुत एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट के साथ है, तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। तो कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है, जो भी इंटरनेट कंपनी से या फिर ट्रेडिशनल ऑफलाइन कंपनी से है जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस सेल करते हैं और जो लैंडिंग बिजनेस में है वो सब इनका कॉम्पिटिटर है। प्राइमरली जो ऑनलाइन इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट सर्विस प्लेटफॉर्म होते हैं और ट्रेडिशनल इंश्योरेंस इंटरमीडिएट होते हैं, और जो ऑनलाइन इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और लार्ज इंश्योरेंस कंपनीज जो होते हैं
वो भी जो ऑनलाइन सेल करते हैं इंश्योरेंस, ये सब इनके कॉम्पिटिटर है। और ये बेसिकली ट्रेडिशनल बैंक्स है, एनबीएफसी है, और ऑफलाइन फाइनेंस और स्मॉल लोन कंपनीज भी है, और बेसिकली जो फिनटेक कंपनीज और ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म जो है इनका कॉम्पिटिटर है। तो चलिए जानते हैं कंपनी का रिस्क फैक्टर के बारे में, क्या क्या रिस्क है इनका बिजनेस में। तो ये एक बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं फिनटेक लैंडस्केप में, और ये बहुत ही डायनामिक है, ये एक रिस्क है। और ये जो इंश्योरेंस ऑफर करते हैं, जो इंश्योरर होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, इनको जो प्रोडक्ट देते हैं ये कंज्यूमर के हिसाब से नहीं दे पाएंगे, तो ये इनका बिजनेस के लिए रिस्क है। और ये जो ब्रांड, अपनी जो पॉलिसी बाजार और जो पैसा बाजार ये ब्रांड है, इनको अगर मेंटेन नहीं कर पाए, एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर नहीं रहेगा और न्यू कस्टमर भी नहीं आएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। और ये लोग डिपेंड करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से या फिर लेंडिंग पार्टनर्स जो होते हैं इनको ऊपर डिपेंड करते हैं। इनका जो इंश्योरर था, जो टॉप 5 जो इंश्योरेंस कंपनीज था, इनके ऊपर ही इसका जो 30% इनकम उनसे ही आता था। तो उनके ऊपर ये डिपेंडेंसी भी है कि बिजनेस रिस्क है। और कोविड-19 का जो कंटिन्यू इम्पैक्ट होता है, तो लोगों का जो इनकम में इफेक्ट होता है, तो ये जारी रहेगा, तो ये भी एक बिजनेस रिस्क है। और अगर जो कंपनी जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने प्लेटफॉर्म में, अगर उसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन रहेगा तो इनका रेपुटेशन भी ये होगा और बिजनेस को भी रिस्क होता है। और ये कंपनी जो है लास्ट 3 ईयर में लॉस में ही चल रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 2020 में भी ये लॉस, फर्स्ट क्वार्टर जो है इसमें भी लॉस में है। तो और इनका जो कॉस्ट है ये फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है, तो लॉस और भी जारी रहेगा, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और ये अगर गवर्नमेंट का जो लॉस होता है, लॉस रेगुलेशन, उसके हिसाब से अगर बिजनेस नहीं चला पाएंगे तो ये भी एक रिस्क होता है। और जो इनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, उस आईटी और जो आईटी सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें फेलर होने से इनका बिजनेस में रिस्क है। और कोई साइबर अटैक हो गया या फिर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ रहा है, कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है ये लीक होता है, तो इनका रेपुटेशन खराब होगा और बिजनेस को बहुत बड़ा रिस्क है। चलते हैं फ्रेंड्स, कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में जानते हैं। तो ये कंपनी जो है, इनका जो टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस में ही है। तो टोटल इनकम जो है फाइनेंशियल ईयर 19 में ये 528 करोड़ था, उसमें लॉस था 346 करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 20 में टोटल इनकम जो था 855 करोड़, उसमें लॉस था 304 करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 21 में ये था 957 करोड़ जो है नेट इनकम। अब ये देख सकते हैं कि जो नेट इनकम है जो ये बढ़ रहा है, और जो लॉस हो रहा है ये धीरे धीरे कम हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 19 में लॉस था 346 करोड़, ये कम होकर 304 करोड़ हुआ, और फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 150 करोड़ में आ गया। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 2020 है, ये अभी जो चल रहा है, इसका फर्स्ट क्वार्टर में इनका इनकम था, नेट जो इनकम था 258 करोड़ था, और उसमें से जो लॉस था 110 करोड़ लॉस था। और लास्ट जो 3 फाइनेंशियल ईयर है, इसमें इनका जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग तो नेगेटिव है, कंपनी प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस में है, तो अर्निंग पर शेयर भी लॉस में होगा, ये -6.95 था। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इनका नेगेटिव में है 23.57। और जो वैल्यूएशन मेथड एक है प्राइस टू बुक वैल्यू, इसका NAV 51.9, जो जून 30 फाइनेंशियल ईयर 2021 के हिसाब से ये 19.14 है। और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है अपर कैप में ये 7.73 है। और ये कंपनी का टोटल जो है पूरा अर्निंग नेगेटिव्स में, ये हमेशा लॉस में ही चल रहा है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से, और ये जो फर्स्ट क्वार्टर में भी। तो इसका PE डिटरमाइन कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अर्निंग ही नेगेटिव है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए IPO डिटेल से जानते हैं। IPO कब ओपन हो रहा है? नवंबर 1 को, मतलब आज ओपन हो रहा है। और IPO क्लोज कब हो रहा है? नवंबर 3 को। और ये एक बुक बिल्ड टाइप इशू है, मतलब हर दिन आप इसका
जो सब्सक्रिप्शन स्टाटस है देख सकते हैं, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है और आईपीओ का प्राइस रेंज क्या है 940 to 980 रुपीज़। और एक जो मार्केट लॉट, एक लॉट में कितने शेयर आते हैं 15 शेयर, और मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 15 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लिस्टिंग कहाँ हो रहा है, BSE NSE दोनों में हो रहा है। इशू साइज क्या है 5,625 करोड़ है, और उसमें फ्रेश इशू जो है 3,750 करोड़। मतलब ये डायरेक्ट कंपनी का एक्सपेंशन के लिए या फिर जो कंपनी का खर्चे के लिए ये डायरेक्ट यूज होगा। और ऑफर फॉर सेल, मतलब ये जो शेयर होल्डर है ये उनका शेयर बेच रहे हैं तो ये डायरेक्ट शेयर होल्डर के पास ये पैसा चला जाएगा 1875 करोड़ रुपीज। और ये आप देख सकते हैं टाइम टेबल और कुछ जानते हैं कब अलॉट होगा शेयर। तो नवंबर 10 में शेयर अलॉट होगा, जिसको अलॉट भी नहीं होगा उनका रिफंड कब हो जाएगा, नवंबर 11 में रिफंड हो जाएगा। और डीमैट अकाउंट में कब शेयर क्रेडिट हो रहा है, नवंबर 12 को हो रहा है। और आईपीओ कब लिस्टिंग हो रहा है, नवंबर 15 को स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ लिस्टिंग हो रहा है। और पीपी फिनटेक का आईपीओ लॉट साइज क्या है, एक लॉट में 15 शेयर आता है तो कट ऑफ प्राइस के हिसाब से ये 14,700 रुपये हो जाएगा। और मैक्सिमम जो है आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जो कि 195 शेयर्स होता है, और इसके लिए चाहिए 1,91,100 रुपये। तो फ्रेंड्स ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब के पास जो है बेल आइकन, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में इजी फाइनेंस प्लस को फॉलो कर सकते हैं, और इजी फाइनेंस प्लस का फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।